नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान। आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति दुनिया की उन चुनिंदा घटनाओं में से शामिल है जिसने संपूर्ण विश्व इतिहास को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है और जिसके निष्कर्ष आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। आधुनिक संदर्भों में हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को जो आधार फ्रांस की क्रांति के द्वारा प्राप्त हुआ, वैसा प्रभाव दुनिया की और घटनाओं ने नहीं दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में यूरोप के इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसमें पुरातन व्यवस्थाओं को आमूल-चूल चुनौती प्रदान करते हुए इस क्रांति ने विश्व इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से 3 ऐसे नवीन आधुनिकतम आदर्श स्थापित किए जिसकी कल्पना इससे पूर्व की जानी असंभव थी। ये 3 आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व थे। इसीलिए अनेक विद्वान आधुनिक युग की शुरुआत भी वस्तुतः फ्रांस की क्रांति से ही मानते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श के मूर्तिकरण के रूप में फ्रांस की क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता ऊपर से नहीं आती, बल्कि नीचे से जनता के द्वारा उठकर ऊपर जाती है। स्वतंत्रता का यह विचार सत्ता एवं परंपरा के प्रति आज्ञाकारिता के पुराने सिद्धांतों के प्रति स्पष्ट विद्रोह का रेखांकन था। समानता के सिद्धांत के उद्घोष के अंतर्गत कुलीन वर्ग के रूढ़िबद्ध विशेष अधिकारों को चुनौती प्रदान की गई और कानून के समक्ष सभी मनुष्य की समानता की बात दृढ़ता के साथ कही गई। इसी प्रकार भ्रातृत्व का संदेश मनुष्यों के मध्य राष्ट्रीय प्रेम एवं सौहार्द की भावना को बलवती बनाने के प्रयासों से मुखरित हुआ। इन तीनों ही सिद्धांतों ने मनुष्य मात्र के गौरव एवं सम्मान के सिद्धांत को पुष्ट किया। वहीं दूसरी ओर उपयुक्त सिद्धांतों के प्रस्फुटन और प्रचार का श्रेय एकमात्र फ्रांस की क्रांति को ही दिया जाता है। स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत इससे पूर्व इंग्लैंड एवं अमेरिका की क्रांतियों में भी आंशिक रूप से अवश्य प्रतिध्वनित हुए, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने इन्हें अधिक घनत्व और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया और स्थापित किया। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों पर आधारित आधारभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लहर दिखाई देती है, जो पूर्ववर्ती इंग्लैंड और अमेरिका की क्रांतियों में प्रखरता के साथ नहीं दिखाई देती है। फ्रांस की क्रांति एक प्रकार से मिशनरी जोश की तरह थी।
इसके माध्यम से जो विचार प्रसारित हुए उन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। फ्रांस की क्रांति मूलतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के प्रति गहरे जन असंतोष का परिणाम थी। पुरातन व्यवस्था गंभीर सामाजिक विषमता, राजनीतिक निरंकुशता, प्रशासनिक अंधव्यवस्था तथा जन सामान्य का आर्थिक शोषण इन सब का पर्याय बन चुकी थी। इन परिस्थितियों को रेखांकित और सुधार के लिए जो कार्य फ्रांस के समकालीन विचारकों ने किया और इसकी शुरुआत 1789 में फ्रांस में व्याप्त घनघोर वित्तीय संकट की वजह से शुरू हुआ। 1789 ईस्वी का फ्रांस का वित्तीय संकट इस क्रांति का तात्कालिक कारण बना। सबसे बड़ी बात हमें यहाँ दिखाई देती है, किसी भी विचारक ने क्रांति का पूर्व आभास नहीं दिया। वे सभी सुधारों और परिवर्तन की मांग कर रहे थे, लेकिन पुरातन व्यवस्था के प्रति जन असंतोष, नवीन विचारों का जोश और तत्कालिक परिस्थितियों का एक ऐसा समुच्चय 1789 में खड़ा हुआ जिसने फ्रांस को क्रांति के सम्मुख खड़ा कर दिया। फ्रांस में क्रांति को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां विद्यमान नहीं थी। वस्तुतः परिस्थितियां गंभीर और विषम थी। उनसे उपजा हुआ असंतोष भी विषम था। बौद्धिक जागृति भी सम्यक और पर्याप्त थी, लेकिन किसी ने भी आमूलचूल परिवर्तन या क्रांति की मांग नहीं की थी। मात्र वे सभी आंशिक परिवर्तन के ही आकांक्षी थे। लेकिन घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से मुड़ा कि फ्रांस के लोगों को क्रांति का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। 1789 में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में फ्रांस के शासक एवं विशेष अधिकार युक्त वर्गों की सुधार विरोधी हठधर्मिता के कारण फ्रांस के कृषकों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय लोगों ने विवश होकर क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। परिवर्तन समय की मांग थी। इस मांग को फ्रांस के शासक और विशेष अधिकार युक्त वर्ग ने पहचाना नहीं। उनकी अतिवादी हठधर्मिता की परिणति उनके विनाश के रूप में सामने आई और जन सामान्य ने पाया आमूलचूल परिवर्तन का तोहफा, एक ऐसा तोहफा जिसने संपूर्ण विश्व के इतिहास की दिशा बदल दी। इस क्रांति के कई कारण विद्यमान थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहे उनके बारे में हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण था वह था गंभीर सामाजिक विषमताएं। फ्रांस का समाज सामाजिक रूप से अनेक भागों में बटा हुआ था, जिनका मूल आधार विशेष अधिकार थे। असंतोष का महत्वपूर्ण कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, जो विभिन्न वर्गों के गंभीर रूप से असमान अधिकारों पर आधारित थी और इन असमान अधिकारों को वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त थी। तत्कालीन फ्रांस का समाज वैधानिक रूप से 3 वर्गों, जिन्हें स्टेट्स कहा जाता था, में विभाजित था। प्रथम स्टेट के अंतर्गत विशेष अधिकार युक्त पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत विशेष अधिकार युक्त कुलीन वर्ग और शेष जनसंख्या तृतीय स्टेट के अंतर्गत आती थी, जिनके पास किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं थे। ऐसे लोगों में कृषक और सर्वहारा वर्ग
के बहुलता थी। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिनमें से 5 लाख व्यक्ति संपूर्ण जनसंख्या के 2% के आसपास विशेष अधिकार युक्त प्रथम 2 स्टेट्स से संबद्ध थे। यह विशेष अधिकार युक्त वर्ग अनेक सुविधाएं प्राप्त कर रहा था। उनके पास गैर आनुपातिक रूप से भूमि पर अधिकार था, आय पर इनका एकाधिकार था, सरकार और सेना के सभी उच्च पद इनके लिए आरक्षित थे, उनके लिए अलग और विशेष न्यायालय बने हुए थे और प्रत्यक्ष करों के भुगतान से इन्हें छूट प्राप्त थी। प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था वह राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य की तरह था। ए स्टेट विद इन द स्टेट की स्थिति मौजूद थी। अत्यधिक समृद्ध और संपन्न वर्ग था। इनके अधिकार में फ्रांस की भूमि का 20% हिस्सा था, जिससे इनको प्रचुर आमदनी होती थी। इसके अलावा चर्च कर्षकों से एक धार्मिक कर टाइथे भी वसूल करती थी। चर्च का अपना शासन था, न्यायालय था, स्कूल, अस्पताल और अन्य समाज सेवी संस्थाओं का संचालन करते थे। ये पादरी वर्ग सभी प्रकार के करों से मुक्त थे और सबसे मजे की बात थी कि उनमें से अधिकांश लोग धार्मिक कर्तव्यों से विमुख होकर ऐश्वर्यशाली और भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास अपने दुर्ग थे, महल थे। इनकी रसोई में खाना बनाने की देगचियाँ भी चांदी की बनी हुई थी। अस्तबल में अतिथियों के विलास के लिए 180 घोड़े थे और उस समय ऐसे ही एक बिशप की वार्षिक आय लगभग $3 लाख के आसपास थी। इसी प्रकार द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग के लोग आते थे। इनकी उनके परिवार सहित लगभग 4 लाख थी। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक विशिष्ट वर्ग के रूप में कुलीन तंत्र को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे प्रत्यक्ष करों से मुक्ति, न्यायालयों में अभियोग की सुविधा, शिकार करने का अधिकार, राज्य के नागरिक और सैनिक प्रशासन के सभी उच्च पदों पर एकाधिकार। पादरियों की तरह कुलीन तंत्र के अंतर्गत भी अनेक आंतरिक वर्ग बन गए थे, जिनकी भौतिक स्थितियों में थोड़ा बहुत अंतर था। मोटे तौर पर कुलीन वर्ग के अंतर्गत 2 प्रकार के कुलीन थे। एक शस्त्र आधारित कुलीन, नोबिलिटी ऑफ द स्वॉर्ड, और दूसरे वस्त्र आधारित कुलीन अर्थात नोबिलिटी ऑफ द रोब। शस्त्र आधारित कुलीन वर्ग में पुराने सामंत, जिनके पास बड़ी जमीनें, जायदाद और सैनिक शक्ति थी और जो वर्साई के राज दरबार में रहते थे और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने प्रांतों में शासन करते थे। ऐसे लगभग 1000 के आसपास लोग थे। इनकी उनसे संख्या में कई गुना अधिक सामंत प्रांतों में ही रहते थे। इसी प्रकार दूसरे वस्त्र आधारित कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनमें ऐसे व्यक्ति जो भूमि की प्राचीन सामंती जागीरों से संबद्ध नहीं होकर न्यायालय और नौकरशाही में उच्च पदों पर आसीन लोग थे। कुलीन वर्ग के सभी लोगों के पास शिकार का अधिकार था। शिकार के खेल से किसानों की फसलों को नुकसान होता था। कुलीन वर्ग के पास पादरी वर्ग की भांति फ्रांस की भूमि का लगभग 1/5 हिस्सा सम्मिलित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 2% हिस्से के पास फ्रांस की 40% भूमि उनके पास थी और उस समय ये कहा जाता था कि पादरी लोग प्रार्थना करते हैं, कुलीन लोग युद्ध करते हैं,
अतः इन सब का खर्चा आम आदमी उठाते हैं। तीसरे वर्ग तृतीय स्टेट के अंतर्गत फ्रांस में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 98% हिस्सा इसमें सम्मिलित था। पादरी और कुलीन वर्ग के अतिरिक्त सभी लोग तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। यह वर्ग सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित था। करमुक्त और सुविधा भोगी पहले दो स्टेट का बोझ भी इसी वर्ग को ढोना पड़ता था। ऐसे लोगों में मुख्यतः कृषक, जो कि फ्रांस की जनसंख्या के सबसे बड़ा भाग थे, श्रमिक और मजदूर जो नगरों में कार्य करते थे, मध्यम वर्ग या बुर्जुआ, जिसके अंतर्गत पेशेवर व्यापारी, शिक्षक, वकील, शिल्पी आदि होते थे, ये इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। इनकी लोगों की भौतिक स्थितियों में बड़ा अंतर था। इनके अंतर्गत समृद्धतम व्यापारी से लेकर निर्धनतम कृषक और प्रबुद्धतम व्यक्ति से लेकर निरक्षर भट्टाचार्य तक शामिल थे। इस वर्ग में समानता का आधार यही था कि पूरा वर्ग विशेष अधिकारों से रहित था और राजकीय करों का बोझ वहन करता था। मूलतः फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था और लगभग 80% जनता कृषक थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति में पर्याप्त अंतर था। नगर में काम करने वाले श्रमिक और मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तृतीय स्टेट का सबसे प्रबुद्ध और सर्वाधिक संतुष्ट वर्ग मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग था, जो जनसंख्या का लगभग 10% था। मध्यम वर्ग में भी भौतिक स्थिति के आधार पर 3 वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्य मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग थे। उच्च मध्यम वर्ग सबसे समृद्ध था। इस प्रकार फ्रांस के समाज की पुरातन व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के मध्य गंभीर असमानताएं थी। फ्रांस में असंतोष जीवन की कठिनाइयों से उतना उत्पन्न नहीं हुआ जितना कि विभिन्न वर्गों द्वारा झेली जा रही असमानताओं के बोझ से। फ्रांस का आर्थिक और सामाजिक ढांचा इसके राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की तुलना में बहुत अधिक विकसित हो चुका था। फ्रांस के आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली तंत्र और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली तंत्र, इन दोनों के मध्य तीक्ष्ण विभेद था। इस प्रकार सामाजिक अवस्था ने क्रांति के लिए मानसिक रूप से काफ़ी समय से एक विद्वेग की स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कारण व्यापक आर्थिक असंतोष था। अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था और सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने इनकी वेदना को और भी अधिक गहरा बना दिया था। विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों को करों के भुगतान से आंशिक रूप से मुक्त रखा गया था और तृतीय स्टेट के लोग, विशेषकर कृषक और मजदूर वर्ग, अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बोझ से दबे हुए थे। किसान को सामंत, चर्च और राजा को कर देने होते थे। यद्यपि फ्रांस में दास प्रथा नहीं थी, फिर भी वहाँ के किसान को अपने सामंत को अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा खुश रखना पड़ता था। किसानों के सामंती क्षेत्र की सड़कों, नहरों और सामंत के भवनों और दुर्ग में काम करवाया जाता था। सामंत की मील से आटा पिसवाना पड़ता था। सामंत के बड़े तंदूर में रोटियां सेकनी पड़ती थी और सामंत के शराब के भट्टे में अपनी उपभोग की शराब बनानी पड़ती थी। बहुधा एकमात्र तंदूर, मिल और शराब का भट्टा वहाँ के लॉर्ड का होता था। ऐसी स्थिति में किसान लॉर्ड को रोटी, आटे और शराब को जो वे बनाते थे कुछ अंश देते थे। सामंतों को अब भी अधिकार था कि जहाँ उनकी मर्जी हो शिकार खेले, चाहे उनके ऐसा करने से किसानों की फसलें ही बर्बाद क्यों न हो। इसके अलावा किसानों को किसी भी प्रकार के शिकार की अनुमति नहीं थी।
कृषकों और तृतीय स्टेट के लोगों को टाइथे नामक धार्मिक कर भी चर्च को देना होता था। किसान को सबसे अधिक कर राजा को देने पड़ते थे, जो प्रमुख रूप से दो प्रकार के थे। पहला भूमि कर टेली और दूसरा व्यक्ति कर या आयकर। पादरी और कुलीन तंत्र को प्रत्यक्ष करों के भुगतान से छूट थी। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नमक, चुंगी उत्पाद और निर्यात इत्यादि थे। इसमें भी नमक कर, जो गैबेले के नाम से प्रसिद्ध था, ने फ्रांस की जनता को वस्तुतः बहुत दुखी कर रखा था। नमक पर राज्य का एकाधिकार था। गैबेले के कारण नमक अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक कीमत पर मिलता था, क्योंकि मांस को सुरक्षित रखने के लिए नमक आवश्यक वस्तु में से एक था और प्रत्येक व्यक्ति को नमक सरकारी एजेंट से ही खरीदना होता था। प्रत्येक परिवार के लिए 8 वर्ष से ऊपर के प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 7 पाउंड नमक अनिवार्य रूप से खरीदना होता था। नमक की कर की दरों में बहुत अंतर था। नमक कर न देने वालों को जेल भेज दिया जाता था। कानून द्वारा फ्रांस की जनता पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वह भोजन पकाने और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में समुद्र के पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे और न ही अपने पशुओं को लवण युक्त कच्छ भूमि में चराएंगे, न वहाँ पानी पिलाएंगे। इस प्रकार गैबेले को फ्रांस की सरकार ने जनता के गले में फंदे की तरह बांध रखा था। अन्यायपूर्ण और घृणित गैबेले फ्रांस में क्रांतिकारी भावना को उभारने में महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। कर व्यवस्था का एक दुखद पक्ष यह भी था कि कर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल नहीं किया जाता था, बल्कि ठेकेदारों द्वारा किया जाता था और उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही कर वसूलने का ठेका दिया जाता था, जो और एक गहरे असमानता का कारण बनता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कीमतों की अप्रत्याशित वृद्धि ने फ्रांस की जनता की विषमताओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें 1785 से 89 के मध्य लगभग 65% से अधिक बढ़ी, जबकि मजदूरी और आय किसानों की बहुत कम बढ़ी। इस वृद्धि की तुलना में कीमतों में वृद्धि का अधिक होने से फ्रांस की जनता का जीवन निर्वाह की लागत बढ़ गई और लोग भरण पोषण के न्यूनतम स्तर पर आ गए और जीवन बड़ा दुष्कर हो गया। ऐसी स्थिति में फ्रांस में बेकार और भिखारियों की संख्या बढ़ गई, जिसने अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव डाला। इसके साथ साथ राजनीतिक निरंकुशता, आक्रमणीयता, विलासी जीवन, प्रशासनिक अव्यवस्थाएं और फ्रांस की जनता में बौद्धिक जागृति का उत्पन्न होना इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने और अधिक रूप से इस क्रांति को प्रभावित किया, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।